साल 1965 एक ऐसी विदेशी फसल ने भारतीय खेतों में अपनी जड़ों को फैलाना शुरू कर दिया जिसमें प्रोटीन इतना अधिक मात्रा में पाया जाता है कि उसकी तुलना मीट से होने लगी। जी हाँ, मांस से। एक ऐसी फसल जिसने किसानों को इतना मुनाफा दिया कि उसका नाम पीला सोना हो गया। एक ऐसी फसल जिसने मध्य प्रदेश के बीमारू राज्य की स्थिति को खत्म करके मध्य प्रदेश को विकासशील राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की। कैसे सोयाबीन ने मध्य प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर किया, कैसे सोयाबीन ने मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा दिलाया, लेकिन एक समय बाद यही सोयाबीन कैसे किसानों की मृत्यु का कारण बना। जानेंगे पूरी कहानी सोयाबीन की आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल। स्वागत है आप सभी का अल्फाज की इस नई नवेली सीरीज में जिसका नाम है काम की बात। जी हाँ, इस सीरीज में हम उन सभी काम की बातों पर चर्चा करेंगे जो कि आपसे और मुझसे, हम सभी से संबंधित हैं। हम सभी को फर्क पड़ता है जिन बातों से, उन बातों पर इस सीरीज में बात की जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। उनके ऊपर 11-12 लाख तो बताया था, इससे ज्यादा पता नहीं। ये फसल नष्ट हो जाने के कारण ये कर्जा हो गया बहुत सारा। कितना कर्जा? 10-12 लाख। अच्छा। अगर बात सोयाबीन की हो रही है तो पहले जान लेते हैं कि आखिर यह फसल भारत की है या फिर विदेश की। यह फसल आई कहां से? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोयाबीन चाइना का माल है। जी हाँ, चीन में सोयाबीन 2 से 3 हजार साल पहले से ही उगाया जा रहा है। सन 1960 आते आते भारत में सोयाबीन का उत्पादन व्यापक रूप से होने लगा। धीरे धीरे सोयाबीन खरीफ की प्रमुख फसलों में से एक बन गई। खरीफ माने बारिश की फसल जो बादल और घटाएं देखकर बोई जाती है। सोयाबीन को आमतौर पर दलहन और तिलहन दोनों कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन से तेल भी बनता है और सोयाबीन का उपयोग खाने और पीने की चीजों में भी किया जाता है। सोयाबीन का पौधा 2 से 3 फीट तक बढ़ सकता है और पानी की जरूरत इसकी नॉर्मल ही होती है जितनी होनी चाहिए। अब जानते हैं कि सोयाबीन हमारे लिए इतना जरूरी है क्यों। अगर आप जिम जाते हैं और हाई प्रोटीन डाइट के लिए परेशान होते हैं तो सोयाबीन लीजिए। अगर आप अपनी डाइट में मीट, मछली और एग शामिल नहीं करना चाहते, अगर आप वेजिटेरियन हैं, वीगन को सपोर्ट करते हैं, तो आप सोयाबीन लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। अगर इसकी तुलना अंडे से की जाए तो 100 ग्राम अंडे में 9 से 10 ग्राम तक ही प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन एक हाई प्रोटीन डाइट होती है जिसमें 40% तक प्रोटीन होता है, 20% तेल होता है, 33% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बचा हुआ कुछ परसेंटेज काफी सारे मिनरल्स होते हैं। हम भारत के लोग जितने भी तेल का उपयोग करते हैं उसका लगभग 40% तो हम खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन बचा हुआ 60% विदेशों से मंगवाया जाता है। 20% तेल की कमी तो सोयाबीन पूरी कर देता है, लेकिन बाकी बचा हुआ या तो हम बाहर से मंगाते हैं या फिर हम दूसरी तिलहनों पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर सोयाबीन का उत्पादन भारत में दिन ब दिन बढ़ता गया तो भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो जाएगी और भारत खुद से ही अपना तेल बनाने लगेगा, प्रोड्यूस करने लगेगा। इसलिए सोयाबीन की महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। इसलिए सोयाबीन बहुत ही ताकतवर और जरूरी फसल बन जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सोयाबीन सिर्फ इंसान ही खाता हो। सोयाबीन के कुल प्रोडक्शन में से 76% तो जानवरों को खिला दिया जाता है। पहले जानवरों को सोयाबीन वेस्ट खिलाया जाता है, फिर जानवरों को काट कर इंसानों द्वारा खा लिया जाता है। बड़ा ही दुखद है लेकिन सच है। Khan started his family farm back in 1985 with a mere 10 pigs. When he started including the nutritious soy meal in his pig feed, he saw a huge bump in their growth rate prices to climb. In the same period that saw soybean prices double between 2020 and 2022, pork and poultry prices rose in tandem.
While prices have come down in 2023, one research paper suggests that the long-term outlook could be bleak. अब बात करते हैं सोयाबीन उत्पादन की। कैसे सोयाबीन मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल बन गया और सोयाबीन ने किसानों की आय को बढ़ाकर रख दिया। किसान उसी फसल को उगाना पसंद करेगा जो फसल उसे मुनाफा देगी, जिस फसल को उगाने से उसको फायदा होगा, जिससे उसका घर चल सकेगा। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो ज्यादा भाव में बिकती है। गेहूं की तुलना में सोयाबीन के रेट 2 से 3 गुना अधिक होते हैं। इसलिए किसानों ने परंपरा से चली आई फसलों ज्वार बाजरा तिल जैसी फसलों की जगह सोयाबीन को उगाना ज्यादा पसंद किया। शुरुआती दिनों में किसानों की बम्पर पैदावार भी हुई। किसानों के साथ साथ राज्य को भी काफी सारा मुनाफा हुआ। लेकिन 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 एकदम से ऐसा क्या हो गया कि सोयाबीन बेवफा हो गया? ऐसा क्या हो गया कि सोयाबीन के चलते कई किसानों ने अपनी जान दे दी? वो मध्य प्रदेश जो भारत का लगभग 50% तक सोयाबीन उत्पादित करता था, आज वह 35 से 40% ही उत्पादित करता है। इन सभी के पीछे के कारणों को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि किस क्लाइमेट में सोयाबीन सबसे अच्छा पैदा होता है। सोयाबीन को चाहिए 20 से 30 डिग्री के बीच का तापमान। ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, कम पानी भी नहीं चाहिए। ज्यादा पानी होगा तो फसल खराब हो जाएगी, कम पानी होगा तो फसल खराब हो जाएगी। कीड़े पड़े तो फसल खराब हो जाएगी और सही समय पर खाद नहीं दी तो भी फसल खराब हो जाएगी। सोयाबीन में काफी प्रॉफिट है, लेकिन चिंता भी उतनी ही है। किसानों को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है क्लाइमेट चेंज से। मालवा और विंध्याचल का मौसम अलग ही तरह से करवटें बदल रहा है। अगर बारिश होती है तो इतनी होती है कि बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, और अगर गर्मी पड़ती है तो इतनी गर्मी कि सूखा पड़ जाता है। सोयाबीन की फसल को अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता, इसलिए सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है या फिर बहुत ही कम मुनाफा देती है। इसलिए किसानों ने धीरे धीरे करके सोयाबीन को छोड़ना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा राहत राशि भी सही समय पर नहीं मिल पाती और यही कारण है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई इलाकों में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में साल 2017 से अभी तक देखा जाए तो किसान सोयाबीन की जगह अन्य फसलों को तवज्जो दे रहे हैं। सरकार पिछले 5 सालों से किसानों को दूसरी फसल बोने की हिदायत दे रही है, इसलिए कई सारे किसान दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। एक ही खेत में अगर बदल कर फसल बोई जाए तो मिट्टी ना तो बंजर होती है और ना ही मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आती है। फसल भी काफी हद तक अच्छी होती है। लेकिन कई सारे किसान एक ही फसल को बार लगातार हर साल बो देते हैं, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती है और पैदावार में लगातार कमी आती जाती है। अगर महाराष्ट्र को देखा जाए तो महाराष्ट्र अब नया सोया स्टेट बनकर उभर गया है। महाराष्ट्र के किसान नई टेक्नोलॉजी के साथ किसानी करते हैं, खेती करते हैं, इसलिए उनको इसका काफी हद तक फायदा मिलता है। महाराष्ट्र के किसान प्रति हेक्टेयर सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश से कई सालों से अच्छा करते आए हैं। मध्य प्रदेश के किसान भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा टेक्नोलॉजी का कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनको सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी बताई ही नहीं जाती। मध्य प्रदेश के किसान आज भी टेक्नोलॉजी में इतने पीछे हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज के आगे वह अपने घुटने टेक देते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज पर कि कैसे सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। सबसे पहले तो दुनिया भर को क्लाइमेट चेंज से लड़ना होगा। भारत और दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मौसम में बदलाव। कभी बारिश होती है तो बारिश इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। हमारे द्वारा इतना प्रदूषण किया जाता है कि धरती को उससे रिकवर करने का समय भी नहीं मिल पाता। इससे समस्या वापस से हमारे ऊपर ही आती हैं और हमारे किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में दिल्ली में हुई G20 समिट के सभी सदस्य देशों ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए स्वीकृति दर्ज की है। हमारे देश में आज भी किसान कृषि वैज्ञानिकों से ज्यादा अपने भाग्य पर भरोसा कर लेते हैं। जिस प्रकार शरीर को समय समय पर चेकअप की जरूरत होती है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है, उसी प्रकार धरती को भी, मिट्टी को भी कृषि वैज्ञानिकों को दिखाने की जरूरत होती है, ताकि वह बता सकें कि इस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें अच्छी होंगी, इस मिट्टी में इस मौसम में इस प्रकार की फसलें बोना चाहिए। किसानों द्वारा कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क नहीं किया जाता,
इसलिए कई सारी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। ऐसी फसलें जिनके नाश होने की संभावना काफी ऊपर होती हैं, ऐसी फसलों को सरकार द्वारा अधिकतम न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए, ताकि किसानों को एक कॉन्फिडेंस रहे कि सरकार है, इतना पैसा तो हमें इस उपज पर मिल ही जाएगा। अगर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है तो सरकार को तुरंत राहत राशि की घोषणा करनी चाहिए और किसानों को जल्द से जल्द राहत राशि पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि कई सारे किसान राहत राशि के अभाव में आत्महत्या कर लेते हैं। कभी किसानों को देने का बीज खत्म हो जाता है तो कभी कीटनाशक, कभी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पाती तो कभी किसानों को पानी। सरकार को इन सभी चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसान अपनी खेती के लिए यहाँ वहां ना भटके। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।